So, welcome back everyone on the platform of Ecostudy. So, in this part, we are going to discuss about some question of for MA Economics entrance. This is our question hour. Okay. So, this is your first lecture of day one. We have tried to solve 1000 question, 1000 question that are important for CUET. ओके सीयूईटी के लिए जो 1000 क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर सारे के हैं, ठीक है वहां से. सो फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द बर्टन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. कौन सा करेक्ट है बताइए. विच वन. सर सी. विच वन. ए. नेक्स्ट जल्दी जल्दी. सर सी. ओके सी. सोरा यू से. यस सर. मेरा भी सी है. ओके नेक्स्ट जल्दी जल्दी. I already sent this question on your group. Srishti. Abhishek. So with reference to the Burton model क्या मैंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया. Yes or no. जल्दी से. यस. तो बर्टन मॉडल इज अ पार्ट ऑफ नॉन कोलिसिव ओलिगोपॉली जिसके अंदर मैंने पढ़ाया था, है ना, 4 मॉडल. कुनेट मॉडल, बर्टन मॉडल, स्टैकलबर्ग मॉडल एंड लास्ट वन दैट इज किंग डिमांड थ्योरी. तो बर्टन मॉडल के अंदर क्या था कि हम प्राइस के साथ देखते थे कि हर एक डुओपॉलिस्ट का एज्यूम करते थे कि दूसरे का प्राइस क्या है, कांस्टेंट है. ओके दूसरे का प्राइस कांस्टेंट है और अपना प्राइस निकालते थे कि हमारे फर्म के लिए क्या प्राइस होगा. ओके सो इस तरीके से. और रिएक्शन कर्व हमारा कैसा होता था बर्टन मॉडल में, अपवर्ड स्लोपिंग. सो दिस इज योर रिएक्शन कर्व, राइट गाइस. सो बर्टन मॉडल के अंदर क्या होता है कि प्राइस कांस्टेंट रहता है. प्राइस जो होता है वो कंजेक्चरल वेरिएशन होता है कि प्राइस दूसरे फर्म के प्राइस को कांस्टेंट रखो और अपना फर्म का प्राइस देखो, दैट इज बर्टन मॉडल. और आपका ओलिगोपॉली मॉडल है कि आप Q1 जो है अपने दूसरे फर्म का क्वांटिटी फिक्स्ड है और हम अपने फर्म का क्वांटिटी निकाले, दैट इज कुनेट मॉडल. एंड बर्टन मॉडल में प्राइस जो है वो फिक्स्ड रहेगा. गेटिंग. सो योर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन. सभी को समझ में आया, हाँ या ना. हाँ या ना. यस. नेक्स्ट वन बताइए क्या होगा. आई थिंक बी. बी. ओके 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 अर्जुन आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं. क्या होगा ये सॉल्व होना चाहिए सर. सर ए. ए. अगर प्राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक. तो इन इलास्टिक में हमने पढ़ा था इन इलास्टिक प्राइस और टोटल रेवेन्यू का रिलेशन. क्या पढ़ा था अगर आपको याद होगा. इन इलास्टिक के अंदर प्राइस जो है और टोटल रेवेन्यू साथ साथ होते हैं. प्राइस अगर बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा इन इलास्टिक. और इलास्टिक के अंदर उल्टा केस होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करेगा. सो आप यहां से देख सकते हैं उसी तरीके से प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा इन केस ऑफ इन इलास्टिक. और क्यों होगा नहीं होगा उसके लिए आप लेक्चर जा करके देखिए, ठीक है, इलास्टिसिटी वाला लेक्चर. सो प्राइस डिक्रीजेस टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय प्रोड्यूसर इंक्रीजेस, गलत. इन इलास्टिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. प्राइस डिक्रीजेस प्रोड्यूसर डिक्रीजेस, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा. सो बी इज करेक्ट वन. ओके 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 एवरीवन. यस सर. एनी प्रॉब्लम. एनी प्रॉब्लम. अब क्यों है इसके लिए आप इलास्टिक का लेक्चर जा करके देखिए, तब आपका कॉन्सेप्ट अभी बिगड़ा हुआ है. इसलिए इलास्टिक का लेक्चर आप देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा. वहां पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से चारों केस बताया कि इलास्टिक के अंदर अगर प्राइस बढ़ेगा या डिक्रीज होगा तो क्या टोटल रेवेन्यू पे इफेक्ट होगा. इन इलास्टिक के अंदर अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट होगा और डिक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट होगा, बता रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन.
बताइए। A fall in the price of commodity when demand curve is rectangular hyperbola causes total expenditure on the commodity। क्या है, बोला है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कैसा बनता है डिमांड कर्व, दिस थिंग, है ना, इस टाइप से। सो दिस इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फॉल इन द प्राइस, प्राइस क्या हुआ, फॉल हुआ। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का खासियत बात ये होता है ना कि इसका इलास्टिसिटी हर एक पॉइंट का क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। मतलब अगर प्राइस 1% से फॉल हुआ है तो क्वांटिटी इंक्रीज होगा, कितना परसेंट से, 1%। गेटिंग माई पॉइंट। और अगर टोटल रेवेन्यू की बात करते, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू। सो प्राइस जितना डिक्रीज हुआ उतना ही क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, इसलिए नो चेंज। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस और नो। यस सर। हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक क्वेश्चन पहले भी देखा था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होता है, तो 1 होता है। उसके अंदर ये पता करना था कि 1 होता है। तो 1 इलास्टिसिटी का मतलब है अगर प्राइस 1% से डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी 1% से इंक्रीज होगा। और टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू क्यू। तो जितना से डिक्रीज उतना से इंक्रीज आपस में ऑफसेट कर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज, रिमेन अनचेंज्ड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। एनी प्रॉब्लम, एनीवन, एनीवन। नो सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ जी। एंजल कर्व फॉर अ गिवन गुड, व्हाट इज गिवन गुड। गिवन गुड का मतलब होता है वैसा गुड जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करे, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा। गिवन गुड नॉट फॉलो, नॉट फॉलो मतलब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगा, उल्टा प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा। दैट इज नोन एज गिवन गुड। ओके। अब कह रहा है एंजल कर्व गिवन गुड के लिए क्या होता है। सो एंजल कर्व, एंजल कर्व कहते किसको है, एंजल कर्व बताता है कि अगर इनकम को चेंज कर रहे हैं तो हमारा क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हो रहा है। इनकम चेंज होने के कारण हमारा क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंजल कर्व। एंड दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ इनकम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। गेटिंग, हम पहले ये बात कर चुके हैं एंजल कर्व क्या है, गिवन गुड के लिए क्या होता है। तो लेट सपोज दिस इज योर इनिशियल इनकम लेवल और ये आपका इनडिफरेंस कर्व है। इतना क्वांटिटी का डिमांड हो रहा था, एक्स है, वाई है। एक्स का इतना क्वांटिटी का डिमांड हो रहा था, x1। लेट एक्स इज अ इंफीरियर गुड, क्या है, इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड का मतलब क्या होता है कि अगर इनकम इंक्रीज होगा तो x1 का क्वांटिटी डिक्रीज होगा। गेटिंग। लेट एक्स इज अ बस, ये क्या है, बस है। ओके। तो बस है, अगर इनकम बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या, लोग कम करेंगे। और इनकम बढ़ने का मतलब बजट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड, राइट, पैरेलली आउटवर्ड। नाउ अब हमारा अगर इंडिफरेंस कर्व इस पॉइंट से लेफ्टवर्ड अगर है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज यू पॉइंट जहां पर आपका डिक्रीज हो गया कंजम्पशन। तो दिस इज अ केस ऑफ गिवन गुड। तो गिवन गुड के अंदर ऐसा होता है। गेटिंग। तो हम क्या देख रहे हैं, इनकम क्या किया, इंक्रीज किया, M1 टू M2, और x1 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके। और एंजल कर्व क्या बताता है, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड आउटपुट। इनकम पहले अगर, पहले इनकम क्या था हमारा, कम था। पहले इनकम हमारा M1 था तो क्वांटिटी हमारा x1 था। इनकम हमारा कम था तो क्वांटिटी हमारा x1 था। अब क्योंकि x1 इंफीरियर गुड है, दैट्स वाई इनकम बढ़ने के कारण हमारा x1 की क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। और एंजल कर्व हमारा कैसा होगा, निगेटिवली स्लोप होगा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, everyone getting my Yes, sir. point. So angel curve is negatively slope forward, given good. Any problem, any problem guys, नो सर। ठीक है। सो नेगेटिवली स्लोप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से। इन केस ऑफ प्राइड लीडरशिप
बाय अ डोमिनेंट फर्म। डोमिनेंट फर्म हम पढ़े हैं, डोमिनेंट फर्म मीन्स हमने पढ़ा है कोल्यूसिव ओलिगोपॉली के अंदर प्राइस लीडरशिप मॉडल। यस और नो? Yes, sir. So all the firm in the purely oligopoly industry will produce their best level of output। कि अगर प्राइस लीडरशिप है, ठीक है, डोमिनेंट फर्म मतलब डोमिनेंट फर्म पहले अपना सेट करेगा, फिर बाद में जो है फॉलोअर वो सेट करेगा, ठीक है। और आपस में ये क्या है, कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली का केस है, कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली मतलब सब आपस में मिले हुए। तो हमेशा किस लेवल पे प्रोडक्शन वो करेंगे आउटपुट का, हमेशा वो प्रोडक्शन करेंगे ऑलवेज व्हाट, बेस्ट लेवल पे। गेटिंग माय पॉइंट? ऑलवेज दे प्रोड्यूस्ड एट अ बेस्ट लेवल। ओके। सो कार्टेल कभी भी अगर सभी कोई आप ही पांच दोस्त है पहले अलग अलग प्रोडक्शन कर रहे थे, अब पांचों दोस्त एक हो गए, दैट इज नोन एज कॉल्यूजन। तो आप कौन से लेवल पे आउटपुट का प्रोडक्शन करेंगे? ऑलवेज एट अ बेस्ट लेवल, हमेशा बेस्ट लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सभी कोई। जल्दी से सभी कोई। सर ए होगा। उसे ए। Yes, sir. A. ए। सर ए। एनीवन, एनी अदर? कोई और? कोई और? देखिए, तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म किस पॉइंट के ऊपर होता है? तो वी नो एम आर इज इक्वल टू एम सी, दिस इज द कंडीशन, राइट। सो ये एक कंडीशन है। पहला कंडीशन नंबर वन। एक मैंने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर एक और कंडीशन आपको बताया था। क्या बताया था? कि उस पॉइंट के बाद जिस पॉइंट पे आपका हो रहा है वहां पर स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ग्रेटर हो जाए स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यूज। गेटिंग माय पॉइंट? ये भी आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि सेकेंड कंडीशन हमारे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये होता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब कहना क्या है कि दिस इज जो ये प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज जो एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, राइट। सो एक तो कंडीशन ये है कि हाँ यहाँ पर एम आर इज इक्वल टू एम सी होना चाहिए। वो तो आपका वो तो आपका मोनोपॉली के अंदर भी यही केस है, एम आर इज इक्वल टू एम सी का, राइट। ये मोनोपॉलिस्टिक के अंदर भी यही केस है, कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एम आर इज इक्वल टू एम सी। बट इन दिस केस हम क्या, एक और कंडीशन इसके अंदर था कि एम आर का जो यहाँ पर एम सी का स्लोप है वो ज्यादा होना चाहिए एम आर के स्लोप से। गेटिंग? और इसका मतलब क्या है, स्लोप अगर ज्यादा है मतलब राइजिंग, एमसी जो है वो राइज करना चाहिए, राइजिंग देन एम आर, ठीक है। एमसी जो है वो इंक्रीज होते रहना चाहिए इस पॉइंट के बाद, ठीक है। तो सिर्फ एम आर इज इक्वल टू एमसी नहीं, एमसी इज राइजिंग ऑल्सो। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये आप करके आते, ये आपका गलत होता, क्योंकि यहां पे लिखा है परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। सो सिर्फ एक कंडीशन नहीं, दो कंडीशन, एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी इज राइजिंग। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? गॉट इट गाइस? Yes, sir. मैंने बता रखा है, आप परफेक्ट कंपटीशन का नोट्स अगर आपने यस सर। बनाया है या मेरे नोट्स के अंदर जाकर के भी आप देखना, लिखा होगा कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, दो कंडीशन मैंने लिख रखा है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीगेट डिमांड इज, एग्रीगेट डिमांड इज
सर बी। सभी कोई? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बी। एग्रीगेट डिमांड में हम क्या देखें, ये सर रिलेशन बताता है प्राइस और आउटपुट का। बी। हाँ बताइए, प्राइस और आउटपुट का। और प्राइस इंक्रीज होगा तो आउटपुट डिक्रीज हो, प्राइस डिक्रीज है तो आउटपुट इंक्रीज होगा। गेटिंग? सो जो भी नेगेटिवली रिलेटेड टू द प्राइस लेवल बिकॉज अ डिक्लाइन इन द प्राइस लेवल हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट इन आउटपुट। बिल्कुल सही, बी इज योर करेक्ट वन। ओके गाइस, ओके यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड फॉर मनी इज, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी को ये को बताना चाहिए। डिमांड फॉर मनी, इक्वेशन याद कर लीजिए डिमांड फॉर मनी का, जल्दी से। जल्दी से। सर डी। और भी कोई? राज, सृष्टि, सर डी। अभिषेक, यस सर। क्या होगा बताइए। सर डी। तो इतना सोचना क्या है यार, वी नो एल इज इक्वल टू के वाई माइनस एच चाहिए, राइट? यस और नो? यस दिस इज सर। द डिमांड फॉर मनी। इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, पॉजिटिवली आगे पॉजिटिव है। मनी लोग जो है डिमांड ज्यादा करेंगे। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो लोग जो है बैंक के अंदर ही पैसा रहने देंगे, उनको बेनिफिट है। दैट्स वाई डिमांड जो है वो कम होगा, नेगेटिव। गेटिंग? तो इनकम के साथ कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव का। इंटरेस्ट रेट के कैसा रिलेशन है? नेगेटिव का। तो नहीं। पॉजिटिव रिलेटेड विद द आउटपुट एंड इनवर्सली रिलेटेड विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, देख, इकॉनमी में आउटपुट और इनकम एक साथ यूज होता है, क्योंकि जितना आउटपुट प्रोडक्शन होगा उतना ही लोगों का इनकम होगा। दैट्स वाई इकोनॉमी के अंदर आउटपुट इनकम एक होता है। ओके ओके एवरीवन, गुड। अर्जुन, वेल डन, वेल डन अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से। सर ये मेरे को समझ नहीं आया था ये क्वेश्चन। ओके, डिमांड फॉर मनी आपने पढ़ा है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी मैंने पढ़ाया है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, डिमांड फॉर मनी ने ये वाला जो भी प्रेजेंट क्वेश्चन हाँ है, हाँ, देखिए कॉब देखिए डगलस वाला। देखिए, कॉब डगलस रिटर्न टू अ स्केल बोला है, रिटर्न टू अ स्केल। देखिए, रिटर्न टू अ स्केल तीन प्रकार के होंगे। रिटर्न टू अ स्केल, ठीक है? इंक्रीजिंग। सर ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। राज, यस राज, सर। हाँ, गुड। डिक्रीजिंग, ठीक है। एंड आवर प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन, दैट इज लाइक यूटिलिटी फंक्शन हमारा गिवन है कि एक्स अल्फा वाई बीटा, राइट? ये अल्फा बीटा क्या है? प्रोपोर्शन है। अब देखिए, अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ग्रेटर देन वन है, देन वी कैन से दिस इज अ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल। Alpha plus beta, if greater than 1, this is increasing return to a scale. If alpha plus beta is equal to 1, this is constant return to a scale. मैंने पढ़ा रखा है, मैंने पढ़ा रखा है इसको, ठीक है? एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1, ठीक है? अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट। अब देखना है, दोनों को ऐड करो, अगर 1 से ग्रेटर आ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, 1 के इक्वल आ रहा होगा तो कांस्टेंट होगा, कम आ रहा होगा तो डिक्रीजिंग होगा। अब बताइए क्या है? कांस्टेंट। इट इज कांस्टेंट, ए इज करेक्ट। कांस्टेंट। Any problem? Any problem? नो सर। Next one, next question. The natural rate of unemployment is equal to the sum of, natural rate of unemployment हमने पढ़ा है, ठीक है? सर डी। डी, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, एनीवन? ए,
सर डी, डी होना चाहिए वैसे। डी। देखिए नेचुरल रेट ऑफ यस सर। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ना कि वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, पहले सभी टर्म के बारे में समझे। व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है अपने मन से लोग बेरोजगार हैं, अपने मन से। लाइक कोई लोग जो है वो चाहते हैं कि मैं कोई किसी दूसरे कंपनी में अच्छा जॉब करूं, तो इसके लिए क्या, लोग जो है कुछ दिनों के लिए वो बेरोजगार है, वो कंपनी को छोड़ दिए दूसरे के लिए, तो उन वैसे लोगों को कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? जो अपने मन से बैठे हुए हैं ताकि वो अच्छा कुछ स्किल सीख पाए इस पीरियड ऑफ टाइम में या कहीं और अच्छा जॉब कर पाए उस पीरियड में, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब है जो स्ट्रक्चरल चेंज आने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ हो। लाइक पहले के जमाने में ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, ज्यादा कैपिटल नहीं था, अब के जमाने में ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा कैपिटल आ गया, एटीएम मशीन आ गया, ठीक है ना, बैंक ब्रांच खोलने की जरूरत कम पड़ रही है अब, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही काम हो रहा है, लोगों का कम जरूरत पड़ रहा है, उसके कारण जो अनएम्प्लॉयड हुए दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? गेटिंग माई पॉइंट? yes sir. एटीएम मशीन। नेक्स्ट वन व्हाट इज साइक्लिकल। साइक्लिकल का मतलब है देखिए इकोनॉमी जो है वो ऐसा नहीं कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो इकोनॉमी जो है बूम किया, फिर ये स्लो डाउन हुआ, फिर रिसेशन हुआ, फिर डिप्रेशन हुआ, ये स्लो डाउन हुआ, ये डिप्रेशन हुआ, फिर ये रिकवर किया। तो ये इकोनॉमी के अंदर साइकिल चलते रहता है, दैट इज नोन एज बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो इस साइकिल के अंदर जब ये बूम किया होगा तो यहाँ पर क्या मिला होगा, जॉब मिला होगा, जॉब इंक्रीज हुआ होगा, एम्प्लॉयमेंट हुआ होगा। जब स्लो डाउन हुआ होगा तो जॉब चला गया होगा, डिक्रीज हुआ होगा। जब रिसेशन का पीरियड होगा, यहाँ पे रिसेशन का पीरियड, तो जॉब बिल्कुल निगेटिव के अंदर होगा, निगेटिव के अंदर। और जब यहाँ पे रिकवरी कर रहा है, रिकवरी, तो जॉब जो है धीरे धीरे स्टार्ट हुआ होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जॉब इंक्रीज और डिक्रीज आपस में न्यूलीफाई कर देते हैं, न्यूलीफाइंग द इम्पैक्ट। सो वी कैन से देर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज ऑन एन एग्रीगेट, अगर करते हैं एवरेज लेते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कॉज हुआ, बूम में मिला बाद में डिक्रीज हुआ। ठीक है, दैट्स वाई साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल का मतलब वो नेचुरल है, नेचुरल मतलब लोग अपने मन से चूज कर लिए हैं, ठीक है ना, नेचुरली चूज किए किए हैं कि मुझे अभी छुट्टी चाहिए। ठीक है, नेचुरली जो स्ट्रक्चर है वो कंट्री का चेंज हो गया, दैट्स वाई स्ट्रक्चरल। तो सिर्फ फ्रिक्शनल और अस्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसमें इंक्लूड होते हैं। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम गाइस? No साइक्लिकल problem. क्यों नहीं होगा? साइक्लिकल नहीं होगा बिकॉज ये बिजनेस साइकिल, वो इंक्रीज होता वो डिक्रीज होता, ठीक है ना, तो आपस में ये अपने अपने इफेक्ट को न्यूलीफाई है। ऑन एन एवरेज अगर देखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जीरो एक तरीके से। दैट्स वाई फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल ही जो है वो नेचुरल रेट के अंदर सिर्फ इंक्लूड होता है। ओके। ओके। हाँ, ये वन लाइनर है, आपको कौन सिर्फ यही याद रखना है कि क्यों आपका फ्रिक्शनल, सिर्फ फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल ही नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से गाइस। सर ये नहीं समझ आया था। अकॉर्डिंग टू फ्लिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट विल रिटर्न टू द नेचुरल रेट। फ्लिप्स कर्व, एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फ्लिप्स कर्व का आप इक्वेशन क्या पढ़े थे, याद करें, पाई माइनस पाई ई इज इक्वल टू बीटा यू माइनस यू बार। राइट, तो कह रहा है कब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के पास होगा, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट विल बी रिटर्न टू नेचुरल रेट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेचुरल रेट के बराबर हो जाएगा कब, वेन यू इज इक्वल टू यू When बार। इसका मतलब इधर का वैल्यू जीरो, इधर का वैल्यू जीरो, मतलब पाई माइनस पाई ई इज इक्वल टू जीरो, मीन्स पाई इज इक्वल टू व्हाट, पाई ई, मीन्स inflation is equal to expected inflation at that point unemployment will return to natural rate, yes or no? yes sir, but options में
मिला नहीं। ऑप्शन नॉमिनल वेज आर ग्रोइंग फास्टर, गलत। देखिए, ये ऐसे देखिए, वेज अगर ज्यादा होगा, वेज अगर ज्यादा होगा, इनकम क्या होगा, ज्यादा होगा, यस और नो। किसी को वेज अगर यस ज्यादा सर। मिल रहा है, उनका इनकम क्या होगा, ज्यादा। इनकम ज्यादा होगा तो डिमांड क्या करेंगे, गुड्स का ज्यादा, यस और नो। डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्राइस क्या होगा, ज्यादा, यस और नो। और इन्फ्लेशन क्या यस होगा, सर। ज्यादा। तो जहां वेज इंक्रीज लिखा हुआ है वो समझिए इन्फ्लेशन ही है, वेज बढ़ रहा है मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ओके। सो एक जगह लिखा हुआ है नॉर्मल वेज मतलब नॉर्मल इन्फ्लेशन आर इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। सो ये ऑप्शन सही हो सकता है, हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर। ओके, सो दिस वन। ठीक है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है कि लॉन्ग रन के अंदर रियल वेज हमेशा बैक होगा, कहां पर, लॉन्ग रन के अंदर रियल वेज हमेशा कहां पर होगा, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, हमेशा इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है। देखिए, लॉन्ग रन फ्लिप्स कब आपको याद है या नहीं, लॉन्ग लॉन्ग रन फ्लिप्स कब इज वर्टिकल, यस और नो। यस सर। लॉन्ग रन फ्लिप्स कब इज वर्टिकल, मीन्स हमेशा इकोनॉमी के जो है वो लॉन्ग रन के अंदर कहाँ होगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के पास होगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी भी एक तरीके से सही कह सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, और दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो, ठीक है, ऑप्शन बी भी यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ज्यादा सही मुझे जो है वो लग रहा है, जो डायरेक्टली जो दिया है, वो डायरेक्टली जो दिया है, हम इनडायरेक्ट वे में ऑप्शन नंबर वन को कह रहे हैं सही, डायरेक्ट वे में ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, सो बी को हम लोग सही करके आएंगे। ओके। ओके, क्योंकि एक डायरेक्ट सही भी दिया हुआ है, एक इनडायरेक्ट सही भी दिया हुआ है। यहां से क्या किया हमने, इनडायरेक्ट वे में कहा कि वेज बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली कहा है कि रियल वेज जो है वो बैक लॉन्ग रन के ऊपर, अगर रियल वेज के ऊपर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के पास होता है। हम लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व के थ्रू जानते हैं कि हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट रेट के पास होगा। ओके। ओके गाइस। ये जो इक्वेशन है ये बीटा वाली, ये तो शायद ओकुन्स लॉ की थी ना। दिस इज एक्सपेक्ट, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फ्लिप्स कर्व, इसकी ये इक्वेशन है। एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड की वो थी ना, पाई टी माइनस पाई ई तो इज ये इक्वल टू माइनस एल्फा यू टी माइनस यू एन। वही तो मैंने लिखा है, अच्छा, ओकुन्स लॉ आउटपुट के बीच का तो रिलेशन। यू एन को यू बार भी लिख सकते हैं। यस वी कैन राइट। ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से सभी कोई। सर फिलिप्स कर्व वाले में जो रियल वेजेस, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बैक एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। रियल लॉन्ग रन के अंदर रियल वेज जो है, देखने दीजिए, रियल वेज जो है वो फ्लक्चुएट करके जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पे जितना वेज होना चाहिए उस लेवल पे बैक हो जाएगा। और लॉन्ग रन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट के पास होता है। ठीक है, रियल वेज लॉन्ग रन के अंदर बैक हो जाएगा जहां पर लॉन्ग रन के पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर रियल वेज फ्लक्चुएट शॉर्ट रन के अंदर तो करेगा, बट लॉन्ग रन के अंदर वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है अपना वहां पर चला जाएगा। और उस पॉइंट पे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट और नेचुरल रेट जो है वो बिल्कुल इक्वल होते हैं लॉन्ग रन के अंदर। ओके। ओके, ओके सर। रियल वेज का मतलब WYP, यस सर। WYP एंड WYP फ्लक्चुएट इन द शॉर्ट रन, और लॉन्ग रन के अंदर वो लॉन्ग रन पॉइंट पे चला जाएगा। और उस पॉइंट पे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नेचुरल रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से।
हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से। Exchange rate which also take into the account of relative price of the product of the country is known as। ऑप्शन जल्दी। सी, रियल एक्सचेंज रेट। ओ, ऑप्शन सी। और बाकी सारे कहाँ गए? सृष्टि, दिस इज नॉट गुड। प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन, सिर्फ लिखने से नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से भी होगा। आई नो यू राइट, आप कॉपी पे लिख रहे होगे, बट दिस इज अ टाइम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। सो सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर सी। Next, which of the following is consist with the idea of expansionary fiscal policy? सर कौन? ऑप्शन ए। सभी कोई जल्दी से। सर स्वरा। ओके। अभिषेक, राज, यस सर। अर्जुन, यस सर। क्या होगा? ए होना चाहिए सर। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में पढ़े ही हमें, क्या पढ़े? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करे, उसी को कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और रिसेशन के टाइम पे 100% इफेक्टिव होता है एलएम कर्व, एंड दिस इज जो आईएस कर्व। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने के कारण रिसेशन के टाइम पे 100% इज इफेक्टिव। तो रिसेशन के टाइम पे क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना चाहिए, उसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, बिल्कुल। बाकी सारा इनडायरेक्टली, ठीक है ना? डायरेक्ट नहीं है फिस्कल पॉलिसी, ये छोटा छोटा चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? किसी ने फाइंड किया है? यस सर, 1/3। 1/3। मैंने पहले डेली में 1 घंटे पहले क्वेश्चन भेज दूंगा आपके ग्रुप के ऊपर, और सारे कोई को पहले बना करके आने, चाहे गलत ही क्यों बना करके आए। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं होगा, हमें बनाने से भी होगा। और सिर्फ बनाने से नहीं होगा, जल्दी बनाने से होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट भी है। गॉट इट? सो 1/1 माइनस, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सी का वैल्यू दे रखा है 3/4। मल्टीप्लायर का फार्मूला ये हमने पढ़ा है 3/4 इंटू 1/9। ये हमारा कितना आ जाएगा? 1/1। एक मल्टीप्लायर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 110%। लिख लीजिए, ये 12। सो 1/, ये कितना आ जाएगा? एलसीएम 12, 3, 9 प्लस 1। सो ये 1/1 माइनस 10/12। सो 1/12 माइनस 10, डेट इज 2/12। ओके, और ये ऊपर जाएगा। सो हमारा ये कितना आएगा बताइए? हमने कुछ गलती किया है क्या? हमने कुछ गलती किया है? ये देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर? 1 minus c plus ct, this is the formula. Putting the value of the formula, 3/4 into 1/9। अच्छा, समझ गया क्या गलती किया। ये प्लस में है तो प्लस के साथ ना एडिशन होगा, ये आपको भी देखना चाहिए। माइनर मिस्टेक। 5/4, 1 + 1/4, 5/4 माइनस 3/4। सो 1/2/4। क्या मिस्टेक कर रहे हैं? क्या मिस्टेक कर रहे हैं? सर आई थिंक एलसीएम, हाँ मतलब हाँ हाँ, एलसीएम के बाद वाले देखिए मिस्टेक है। अब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। हाँ, कभी कभी छोटे चीज भी आपको तकलीफ दे देते, और इसका अभी जीता जागता सबूत है ये 3। 1/1 माइनस 3/4 प्लस 1/4 इंटू 3, 12। ये दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों को ऐड करें। सो 1 + 1/12 माइनस 3/4। सो 1/12 + 1, 13/12 माइनस 3/4। राइट? अब यहां से हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 12। 13 माइनस ये 4 से अगर हम करेंगे तो 3, तो 9।
ये 1 बाई कितना, आपका ये 4/12, 12 आपका ऊपर जाएगा तो 12/4, सो योर आंसर इज 3। अब देखिए, अब कोई कैलकुलेशन में गलती है, जल्दी से। अब कोई कैलकुलेशन में नो सर। गलती है? नहीं है। नो। प्लस को एक साथ ले जाना, वहां पर मैंने ये दोनों के एक साथ ले जा रहा था, दैट्स एरर। समझ रहे हैं? सो हमारा कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3 मीन्स ए। ए इज करेक्ट वन। ओके स्वरा, समझ में आया? आपने 1/3। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंजम्पशन फंक्शन दे दिया, इन्वेस्टमेंट दे दिया, इनकम लेवल दे दिया, बोला लेवल ऑफ अनप्लान्ड इन्वेंटरीज y इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी का वैल्यू 100 प्लस 0.84 वाई, कुछ नहीं तो वाई वहां पर जरूर होगा, ये वाई। ठीक है, ये इधर अगर करेंगे इसे तो ये कितना जाएगा? 0.16 वाई, और 400 प्लस 50 दैट इज 450। वाई इज इक्वल टू 450, 0.16। ये पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा? 0। तो 450 टू 60। अब इसे अगर आप कैंसिल आउट करें तो कितना टाइम होगा? अब देख ले, आप कितना टाइम होगा, जल्दी से डिवाइड करके बताएं, जल्दी से डिवाइड सर करके। इसमें ये वाई अगर नहीं दे अज्यूम करना पड़ेगा। हाँ, वाई वहां पे जरूर होगा, कंजम्पशन फंक्शन। ओ सॉरी गाइस, दिस इज 100, दिस इज 100, तो 150, 150, 150, 150, तो 1500/16 है। ओके, तो ये आएगा 9 और 6 0 मीन्स